नमस्कार मित्रों, जय एजुकेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। अभी तक की क्लास इंडियन पॉलिटी का चल रहा था। मैंने बोला था कि बीच में हम एक नया सब्जेक्ट अपना स्टार्ट करेंगे जो मेरा अपना सब्जेक्ट है, हिस्ट्री का। ठीक है, तो उसी पोर्शन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, एंशिएंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली इस कोर्स का इस सब्जेक्ट का पर्पस क्या है, ये ध्यान में रखना है। एमसीक्यू सीरीज एक चल रहा था सैटरडे संडे। उस सीरीज में आप लोगों ने देखा था कि जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे जो अभी तक आ रखे थे सारे पीसीएस में, यूपीएससी में, वो सब करा दिए गए हैं। ठीक है, सैटरडे संडे के अकॉर्डिंग वो सारे पीसीएस के क्वेश्चन करा दिए गए हैं। तो क्वेश्चन यदि आप लोग देख लेंगे तो रिवाइज तो काफी कुछ हो जाएगा जो हिस्ट्री में आने वाला है, चाहे बीपीएससी हो, 17 बीपीएससी हो, या यूपी हो, ठीक है, आर हो, कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि वो आपको करना ही करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन तो आप लोगों को करना ही करना है। ये जो सीरीज शुरू हुआ है, सीरीज नहीं है, बेसिकली हमारा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ ले, टर्मिनोलॉजी को समझ ले, और कम से कम हिस्ट्री में बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन आते हैं उसे भी आप लोग कंप्लीट करें। और कई बार कुछ चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन को भी लिया जाएगा सो डेट की थोड़ा रिवाइज हो जाए। जैसे इंडियन पॉलिटी का जो कॉन्सेप्ट है पढ़ाने का, कि एक बार चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है उसे भी आप लोग कर ले, तो उस तरीके से ये भी चलाया जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये हिस्ट्री का क्लास है। ठीक है, और क्लास ये अभी अभी मेंस का नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट रहेगा। कॉन्सेप्ट यानी प्री और मेंस दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन रहेगा, लेकिन ज्यादा फोकस अभी थोड़ा सा प्री पे ही रखेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर के। ठीक है, क्योंकि मेंस की क्लास तो काफी लंबा चलता है। मेंस की क्लास जैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप लोग देखें तो सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, सिंधु सभ्यता का उत्थान कैसे हुआ, सिंधु सभ्यता का राइज कैसे हुआ, सिंधु सभ्यता अर्बनाइजेशन कैसे बना, ठीक है, कैसे अर्बनाइज हुआ। तो ये सब सारे क्वेश्चन तो मेंस का है, प्री में तो ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन सिंधु सभ्यता में जो जो एविडेंस मिले हैं, है ना, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे से जो एविडेंस मिले वो सब प्री में क्वेश्चन आएंगे। तो इन सब चीजों का, या फिर कोई पर्टिकुलर साइट्स है, ठीक है, लोथल है, किस नदी के किनारे है, लोथल की खोज किसने किया, कालीबंगा किस राज्य में, तो ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन हुआ ना। तो ये सब चीजें आप मेंस में नहीं लिख सकते हैं, है ना। मेंस में क्या आएगा, मेंस का कॉन्सेप्ट कुछ और रहता है, प्री का क्वेश्चन कुछ और रहता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटे छोटे जो कुछ कॉन्सेप्ट है उसे भी देंगे, क्योंकि आजकल प्री का जो क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल फैक्चुअल नहीं है। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि सिंधु सभ्यता से उठा करके केवल जो ये दे देगा कि कौन सा पैमाना यूज हो रहा था, है ना, लिपि कौन सा लिपि यूज होता था कि नहीं होता था, ऐसा नहीं देगा। कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल भी देगा। जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे देगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का तुलना करा देगा आपको ऋग्वैदिक से, ठीक है, या वैदिक से, कि कौन सी सभ्यता अर्बनाइजेशन थी, कौन सी सभ्यता कृषि प्रधान थी, कौन सी सभ्यता पशुपालन प्रधान थी। तो ये सब, तो इन सब क्वेश्चंस को भी आप कॉन्सेप्ट से ही क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब स्टेट पीसीएस में भी सारे क्वेश्चन फैक्चुअल नहीं आते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल आते हैं। तो बेसिकली इस पर्पस को यहीं से हम लोग कंप्लीट करेंगे, और जितना ज्यादा हो पाए उतना ज्यादा लेक्चर्स को देख करके आप चीजों को कंप्लीट करिएगा। तो थोड़ा सा आप लोग अभी ये देखिए, जो इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री को तो हम हिस्ट्री के रूप में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन हिस्ट्री जो है, किसी भी देश का जो इतिहास है उसके ऊपर क्या कोई ज्योग्राफिकल रीजन का भी इफेक्ट पड़ता है क्या, भौगोलिक रीजन का कोई इफेक्ट पड़ता है। जैसे कोई कंट्री है, कोई कंट्री मान के चलिए ओशियन, ओशियन जो है, किसी ओशियन में कोई कंट्री है, जैसे आप ब्रिटेन को ले लीजिए, सारे जगह क्या है, उसका कोस्टल एरिया है, तो उसका हिस्ट्री कुछ और रहेगा। कोई अगर कंट्री है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है, मिड एशिया का कोई कंट्री है, तो उसका कोई और इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो उसी संदर्भ में देखना है हम लोगों को कि इंडिया जो है, भारत जो है, इसके ऊपर ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट कैसे पड़ा था। तो आप शुरू से एक ही टर्म देखेंगे और वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, यानी कि अभी जो हमारा ज्योग्राफिकल फीचर था, यदि ये फीचर कुछ और रहता तो हो सकता था हमारा इतिहास कुछ और लिखा जाता या कुछ और रहता। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखते हैं और थोड़ा सा वन बाय वन करके थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और पढ़कर कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों को पढ़ते चलते हैं। तो बेसिकली भारत को मुख्य रूप से चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। चार भाग मतलब क्या हुआ, ज्योग्राफी के बेस पे। ठीक है, ज्योग्राफिकल रीजन से आप इसको डिवाइड करना है। ठीक है, ज्योग्राफिकल रीजन वाइज कैसे डिवाइड करेंगे, ये आप लोग सबको पता है। ठीक है, ये सबको पता है। एक चीज और आप लोग ध्यान रखें, इतिहास हर कोई जानता है, 60 से 70% इतिहास के बारे में हर किसी को नॉलेज रहता है। नंबर लाने के लिए आपको थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको लॉजिकल बनना पड़ेगा, और एक दूसरे से लिंक करना पड़ेगा। क्या था, आप लोग को सबको पता है कि उत्तर में हिमालय है। ठीक है, उत्तर में हिमालय है, तो भैया उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश मतलब पुराने में इसको क्या कहा गया, पर्वताश्रयी। तो ये सब चीजें चलिए देख लीजिएगा, लेकिन है क्या बेसिकली, एरिया कश्मीर हो गया, शिवालिक हो गया, टिहरी, कांगड़ा, कुमायूं, नेपाल, सिक्किम, भूटान, ये सब जितने भी एरिया हैं सब क्या है, सब ज्योग्राफिकल एरिया में क्या रहे हैं, सब पर्वत वाले एरिया है। ठीक है,
पर्वत वाला एरिया। अब इसको लेने के पीछे रीजन क्या है हम नेक्स्ट में बताएंगे, कि जैसे जो हिमालय है, ठीक है, तो हिमालय के कारण या फिर जो बहुत यहाँ पे जो बहुत सारे दर्रे वगैरह हैं उसके कारण जो अटैकर्स आ रहे थे उसको बेनिफिट हो रहा था या नुकसान हो रहा था, वो कैसे कैसे दर्रे खोज रहे थे, ये सब, ठीक है। तो एक पहले आप देख लेंगे पर्वतीय प्रदेश, यानी कि इंडिया का जो उत्तर में नॉर्दर्न रीजन जो है क्या है वो पर्वतीय प्रदेश में, और ये सब जितने भी है कश्मीर, शिवालिक, टेहरी, कांगड़ा, कुमायूं, ये सब सारा जो है क्या है पर्वतों से घिरा हुआ है, यानी कि वहां से आने के लिए किसी को भी पर्वत को क्रॉस करना होगा। दूसरा आप देखेंगे कि उत्तर का मैदान, ठीक है, उत्तर का मैदान में दो देखेंगे, एक सिंधु देखेंगे और एक गंगा का मैदान देखेंगे, ठीक है। तो सिंधु और गंगा के मैदान में क्या क्या हुआ और इसकी सहायक नदियां भी देखेंगे। सिंधु के भी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सा है, जम्मू कश्मीर, जो पाकिस्तान में भी कुछ नदियां हैं, भारत में कुछ नदियां हैं, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, रावी हो गया, ये सब क्या है, ये सब सिंधु की सहायक नदियां है। उसी तरीके से गंगा की सहायक नदियां भी आप लोग देखेंगे, ठीक है, गंगा की सहायक नदियां भी बहुत सारे आप देखेंगे। तो ये सब नदियों की क्या विशेषता है, ये सब अभी हम लोग चर्चा थोड़ा थोड़ा करेंगे। और उसके बाद मध्य भारत और दक्षिण के पठारी भाग, ठीक है, दक्षिण के पठारी भाग और मध्य भारत में कौन सी बहने वाली नदी है, यहाँ पे दो टाइप की नदियां बहती है, ठीक है। कुछ नदियां नर्मदा और ताप्ती जैसे नदियां क्या है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और कुछ नदियां जो है शेष नदियां जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तो ये सब जो रीजन दिखा रहा है ना, ये सब हिस्ट्री को लिखा है, ठीक है, ये सब हिस्ट्री को लिखा है, इसे इतिहास लिखा गया है। अगर ये नदियां नहीं होता, यदि ये पठार पर्वत नहीं होता है तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता है मे बी ना। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। उसके बाद विंध्याचल पर्वत, ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला क्या है पूर्व से पश्चिम की ओर है, कैसे है पूर्व से पश्चिम में है, अब भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभाजित कर रहा है। तो इस इतिहास में आप हमेशा देखेंगे क्या रहता है कि कौन सा दक्षिण का एक शासक था जो विंध्याचल पर्वत क्रॉस करके, है ना, विंध्याचल क्रॉस करके उत्तर पर चढ़ाई किया। बहुत सारे आप इतिहास में शासक को देखेंगे जो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है। एमबीटी को भी आप देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी राजधानी कहां से कहां बदला था, दिल्ली से दौलताबाद बदल दिया था, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है। लेकिन क्या कुछ इतिहास में ऐसे भी शासक हुए हैं जो दक्षिण से उत्तर की ओर आए हैं, मराठा लोग आया है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं, है ना। पल्लव वगैरह जो आप पढ़ेंगे या फिर जो आप त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ेंगे उसमें भी आप देखेंगे दक्षिण के शासक जो उत्तर में आ जा रहा है, तो ये सब चीजें देखेंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी उसको हेल्प कर रहा है, कहीं ज्योग्राफी उसको नुकसान भी कर रहा है, ठीक है। मराठा के संदर्भ में आप लोगों ने देखा होगा कि मराठा लोग बाई फिजिकल काफी स्ट्रॉन्ग होते थे। मराठा फिजिकल क्यों स्ट्रॉन्ग होते थे, क्योंकि उनके ज्योग्राफिकल जो एरिया था वो उनको मजबूत बनाता था, तो सेना के रूप में उनका बहुत अच्छा मतलब काफी हष्ट पुष्ट होते हैं। तो ये सब ज्योग्राफिकल एरिया रहता है। दक्षिण में एक और चीज आप देख लेंगे, दक्षिण में क्या, कोंकण का और मालाबार का तट देख लेंगे, ठीक है, एक तरफ कोंकण और मालाबार का तट लाइन से ही है, देखना होगा। तो उसमें कौन कौन से हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी का उपजाऊ डेल्टा, ये सब चीजें भी आप लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे होता क्या है कि जहां पे भी उपजाऊ डेल्टा है वहां पे साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। जहां पे भी अगर उपजाऊ डेल्टा है, जहां पे रिवर है, ये सब आप लोग साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाए। आप देखेंगे मगध साम्राज्य का जो उत्पत्ति होता है, ठीक है, तो साम्राज्य तो बहुत सारा है लेकिन मगध ही एक साम्राज्य के रूप में क्यों बना। 16 महाजनपद जो आप देखे थे उसमें बहुत सारे महाजनपद है, 15 जो महाजनपद है वो बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं बना, मगध ही क्यों बना, तो कुछ ना कुछ उसको ज्योग्राफी हेल्प कर रहा था, ठीक है, कुछ ना कुछ उसको रिवर हेल्प कर रहा था। यानी कि मगध साम्राज्य के राइज होने के पीछे क्या है, केवल और केवल शासक का नहीं है बहुत बड़ा चीज, कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल हेल्प मिला है मगध साम्राज्य को। अब ज्योग्राफी में उसको क्या क्या हेल्प मिला है हम लोग जब मगध साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। रिवर का बेनिफिट मिल रहा था मगध साम्राज्य को, ठीक है, वहां पे जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ जो है ना एरिया था राजगीर, उसका बेनिफिट उसको मिल रहा था। तो जितना सोर्सेज होता है उस सोर्सेज का मैक्सिमम जो यूटिलाइज कर लिया है ना, उसका भी बेनिफिट मिलता है। शासक की बुद्धिमत्ता तो रहती है लेकिन थोड़ा सा ज्योग्राफी का भी एरिया रहता है। तो चलिए एक एक करके थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। हिमालय, ठीक है, हिमालय पर्वत अभी आप फर्स्ट वाला में देखो हिमालय पर्वत क्या है। यहाँ पे देखेंगे कि हिमालय के उत्तर पश्चिम में सुलेमान और हिंदू कुश है, ठीक है, क्या ये कम ऊंचे पर्वत है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे ऐसे दर्रे हैं जिनसे कौन कौन लोग आए हैं, सब लोग आए हैं एक तरीके से, जितना भी होकर आ रहा था। देखिए इंडिया पर अटैक करने का दो ही तरीका था, इंडिया पे अटैक करने का क्या तरीका था, दो तरीका था। एक हो गया, एक को आने के लिए आपको पर्वत पार करके आना चाहिए होगा, और दूसरा के लिए क्या था, नीचे से आप आ सकते हैं, यानी कि समुद्र के द्वारा आ सकते हैं, समुद्र के द्वारा आ सकते थे। तो जितने भी अटैकर आए हैं इंडिया में, ठीक है, सब कैसे आए हैं, सब पर्वत पार करके आए हैं। लेकिन जो ब्रिटिश लोग आया कैसे आया, वो समुद्र के द्वारा आया, ठीक है। ब्रिटिश लोग समुद्र के द्वारा क्यों आया, क्योंकि जब ब्रिटिश को इधर आने की बारी थी उस समय इस एरिया पे किसी का कंट्रोल था, किसी का कमांड था, ठीक है। यानी कि तब तक क्या हो गया, तब तक सभ्यता काफी विकसित हो गई थी, अभी तक सभ्यता विकसित नहीं है,
ठीक है, अभी लोग भटक रहे हैं, घूम रहे हैं चारों तरफ। तो ये ध्यान में रखना है कि जितने भी ये सब आएंगे कैसे आएंगे, पर्वत पार करके आएंगे। पर्वत में सबको क्या मिलेगा, सुलेमान पर्वत मिलेगा, यानी कि हिमालय का ही एक छोटा पार्ट समझ लीजिए। उत्तर पश्चिम में सुलेमान हो गया, हिंदू कुश हो गया, इस तरह ये सब क्या है, कम ऊंचे पर्वत है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं सब, खैबर दर्रा, कुर्रम दर्रा, बोलन, टोची, गोमल, ये सब दर्रे हैं। तो आप देखेंगे इतिहास में जब भी कोई अटैकर आ रहा है, यानी कि मुगल आ रहा है या एंशियंट में, खैर मुगल तो मेडाइवल की चीज हो गया, एंशियंट में ग्रीक आ रहे हैं, शक आ रहे हैं, पहलव आ रहे हैं, कुषाण आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्रे को ही कवर कर रहा है सब। या तो खैबर कर रहा है, कुर्रम कर रहा है, बोलन कर रहा है, टोची कर रहा है, गोमल कर रहा है, किसी न किसी दर्रे से ही होकर के आ रहे हैं सारे। ठीक है, यही इनके पास एक विकल्प है। और नहीं तो क्या हो सकता है विकल्प, एक और बात बताइए, और विकल्प क्या हो सकता है, और विकल्प बस यही हो सकता है कि या तो फिर नेवल रूट से आए। ठीक है, तो नेवल रूट से आने के लिए आपको नेवल के रूप में काफी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, काफी मजबूत बनना पड़ेगा, जो कि इतना आसान काम नहीं है। टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट जरूरी है ना। और दूसरी बात ये सब क्या है, ये सब अभी सब क्या है, ये जो दर्रे या ये सब मिड एशिया के लोग हैं। मिड एशिया के लोग जब इंडिया में आएंगे तो इनके पास क्या है आने के लिए, घोड़ा वगैरह है। ठीक है, तो घोड़ा सा चढ़ के वैसा तो नहीं है ना कि सिंधु नदी में कूद जाएंगे और पार कर लेंगे। हालांकि सिंधु नदी में भी जो भी एंट्री करके पार किया था, है ना, कौन था वो, याद है कुछ, जलालुद्दीन मंगबरनी था। जलालुद्दीन मंगबरनी जो है ना, जब खदेड़ रहा था उसको, तो पीछे से क्या किया था, वो सिंधु नदी में ही कूद गया था, कूद करके पार भी हो गया था। खैर चलिए, ये सब मतलब कुल मिला के ये है कि जो कुषाण रहेंगे, कुषाण, हून, अरबी, तुर्क, मंगोल, अफगान, मुगल, भारत पर आक्रमण किए, सब किसी न किसी इसी तरीके से किए। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सब है ना, कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है सारी चीजों को कि आ कैसे रहे हैं सारा। ये इतिहास आपको पूरा का पूरा हर जगह हेल्प करेगा। ठीक है, कहीं भी आपको बोलने में, लिखने में, पूरा इंटरव्यू में कहीं भी काम आएगा। तो इन सब थोड़ा सा नाम रखना है, याद रखना है कि जितना भी शुरू से आ रहे हैं ये अटैकर क्या है, एंशिएंट इंडिया के अटैकर हैं सब। मिडिवल में तो बाद में आएंगे, ठीक है, नादिर शाह वगैरह तो बाद में आएगा, जो ईरान वगैरह से आएगा। लेकिन इससे पहले जितना ये सब अटैकर ये सब है ना आए हैं। हाँ ठीक है कि कुछ अपना भारत में समाहित हो गए हैं, ठीक है, कुछ ने भारत के कल्चर के साथ, कुछ कंपोजिट कल्चर बन गए, जैसे कुषाण वगैरह थे। बट आ तो रहे थे इंडिया पे, अटैक तो कर ही रहे थे ना, अटैक करके आ रहे थे, शासन कर रहे थे, उसके बाद यहाँ के हो रहे थे। इन सब चीजों को देखना है। तो ऐसे हम लोग है ना एक चीज को समझ लिए, हिमालय पर्वत। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हिमालय पर्वत भारत के इतिहास में क्या था, एक रोड़ा था। क्या था, एक रोड़ा था। अब ये चीज बताइए, हम लोगों ने लिखा सुलेमान और हिंदू को जैसे कम ऊंचे पर्वत, अगर यही और भी ऊंचा पर्वत होता तो फिर वहां से आना और भी मुश्किल होता। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं दर्रे वगैरह के थ्रू इन लोगों ने अपना रास्ता निकालता था, कैसे जाना है, एक तरफ से रुक गया तो दूसरे तरफ से जाने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे कर करके आने की शुरुआत किया। और एक बार रास्ता मिल गया, एक बार रास्ता ढूंढ लिया, तो फिर बार बार उस रास्ता से आने की कोशिश करते थे। तो ये हिमालय पर्वत का प्रभाव जो है भारत के इतिहास में काफी है, ध्यान में रखना है। उसके बाद सिंधु और गंगा का मैदान। ठीक है, सिंधु और गंगा के मैदान के संदर्भ में आप लोगों ने क्या देखा कि सिंधु और गंगा का मैदान ये तो हम लोग को क्या करेगा, बेनिफिट ही करेगा। यानी कि यहाँ का जो शासक रहेगा उसको बेनिफिट ही करेगा। कैसे बेनिफिट कर रहा है, तो पहली बात तो आप लोगों ने ये देखा कि सिंधु और सिंधु के सहायक नदियां कई सारे हैं। 5 नदियों के तो अभी हम लोगों ने जिक्र कर लिया, कौन सा, झेलम। ठीक है, सिंधु की सहायक नदी के अभी हम लोगों ने जिक्र कर लिया, कौन कौन सा जिक्र किया, सिंधु की सहायक नदी, सारा यही सब है। 5 तो हम लोगों ने जिक्र अभी कर लिया, झेलम हो गया, ठीक है, चेनाब हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया, ब्यास हो गया, ये सब सिंधु के क्या है, सब सहायक नदी है। ठीक है, उसी तरीके से गंगा के भी सहायक नदी है बहुत सारे। तो उसमें है क्या, उपजाऊ एवं समृद्धिशाली। अगर पूछा जाए कि इसका बेनिफिट क्या है, उपजाऊ है। देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी कब होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा कब, जब फर्टिलाइजर वाले एरिया रहे। ठीक है, पॉपुलेशन कब बढ़ेगा, यानी कि बड़ा साम्राज्य निर्माण करने के लिए क्या होता है, बहुत कॉन्सेप्ट है इतिहास में। यही तो दिक्कत है कि कम टाइम में सारी चीजों को पढ़ाना संभव नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए। यानी कि शासक, यानी कि साम्राज्य को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए, इकोनॉमी को मजबूत करना होगा। इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए क्या होना चाहिए, सरप्लस प्रोडक्शन होना चाहिए। सरप्लस प्रोडक्शन कैसे होगा, जब आपके पास फर्टिलाइज एरिया है, ठीक है, उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है। उपजाऊ मैदानी क्षेत्र रहेगा, वहीं पे साम्राज्य का निर्माण होगा। इसीलिए आप देखें कि बड़े बड़े साम्राज्य को निर्माण हो रहा है या तो सिंधु सभ्यता, या तो जैसे सिंधु के एरिया में हो रहा है, या फिर गंगा के एरिया में हो रहा है, या नीचे कृष्णा और कावेरी के एरिया में हो रहा है। और बाकी जगह क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि साम्राज्य बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। और अनुकूल परिस्थितियों में सबसे बड़ी बात क्या होती है, रिवर का होना, है ना, रिवर का एक नेटवर्क का होना, और वहां पे फर्टिलाइज एरिया का होना। ठीक है, तो यही तो भाई उपजाऊ और समृद्धिशाली, बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना कर रहा है। ये जो है बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना भी करेगा। जैसे एक एग्जांपल के रूप में आप देखिए, मगध साम्राज्य वाले क्या करते थे, मगध साम्राज्य के पास क्या था, सोन नदी था, पुनपुन था, गंगा था, ये तीनों नदियों का एक तरीके से नेटवर्क था।
ठीक है। तो ये क्या करते थे, इनके पास फर्टिलाइज एरिया तो था ही था, उसके बाद क्या करते थे कि जो यहाँ से ट्रेडर्स जा रहे हैं, ठीक है, इस नदी रूट से जो ट्रेडर्स जा रहे हैं, उस ट्रेडर्स को क्या करते थे, एक तो ये अपना रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे, तो अभी एक रिसोर्सेज बन गया, ठीक है, वो भी एक रिसोर्सेज बना ना। तो इस तरीके से होता है। तो बड़े बड़े साम्राज्य की स्थापना करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, है ना, ये मैदानी क्षेत्र। अगर यही चीज पहाड़ी क्षेत्र रहेगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगा, सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, तो थोड़ा सा डेंसिटी कम रहेगा, ठीक है। तो ये राजनीतिक, है ना, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक विचार, ये इन सब चीजों का विचार उद्भूत होगा। क्यों? क्योंकि अगर सिंधु और गंगा के मैदान ये सब सारा जब अनुकूल हो रहा है तो आप देखेंगे कि एक पॉलिटिकल सिस्टम स्टेब्लिश होगा, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल होगा, मतलब लोगों को रिक्वायरमेंट होगा। अब आप देखेंगे धीरे धीरे जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किंगशिप वाला सिस्टम क्यों आया, राजा क्यों आया, उसकी जरूरत है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल से हम लोग देखेंगे कि राजा की जरूरत है, इसीलिए राजा धीरे धीरे आ रहा है। उसी तरीके से देखेंगे एक सोशल स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। सिंधु सभ्यता में भी आप देखेंगे कि कैसे एक सोशल तरीके से, है ना, उसका सोसाइटी कैसे था, कैसे कैसे वो फॉर्म हुआ उसे आप देखेंगे। वैदिक सभ्यता में भी आप देखेंगे कि सोसाइटी का फॉर्म कैसे कैसे हो रहा है, कहाँ लोग 50-20-50 के कबीले में घूम रहे हैं, वही कबीला मिल करके थोड़ा बड़ा बन रहा है। अब बड़ा बन रहा है तो लोगों को रिक्वायरमेंट हो रही है, एक सोशल एक स्ट्रक्चर बन रहा है, इन सब चीजों को भी आप देखेंगे। धार्मिक और दार्शनिक, ठीक है, धार्मिक और दार्शनिक, अगर साम्राज्य का निर्माण हो रहा है ना, तो वहां पे भी क्या होगा, धार्मिक चीजें आएगा, ठीक है। अब कैसे आएगा ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है धार्मिक, ठीक है, कैसे आएगा ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। दार्शनिक विचार, ठीक है, दार्शनिक विचार भी होगा। दार्शनिक होता क्या है, दार्शनिक विचार वही है कि यदि आपके पास सरप्लस प्रोडक्शन हो गया है, अब दिमाग खाली है, बहुत कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप दर्शन आएगा। खाली घर शैतान का सुने ही होंगे, खाली घर शैतान का नहीं होकर के यहाँ दार्शनिक में खाली घर भगवान का हो जाता था। तो ये आप देखे होंगे। तो दर्शन भी चेंज होता रहता है, ध्यान देना है। धर्म, दर्शन, ये सब सारा कुछ चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, इकोनॉमी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है, समाज और अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग सारा कुछ चेंज होता जाएगा। जैसे एक इकोनॉमी अगर सरप्लस है, इकोनॉमी अगर ठीक ठाक है, मतलब फल फूल रहा है, काफी अच्छा अगर अर्थव्यवस्था किसी समाज का, तो कौन आएंगे, तो वही मखली गोसाल जैसे लोग आएंगे, जब भी जियो चैन से जियो, कर्ज लेकर के पियो। और जब समाज आपका फ्यूडल सिस्टम में आ जाएगा, जब आपका समाज सामंती सिस्टम में आ जाएगा, तो शंकराचार्य उभरेंगे, बोलेंगे कि दुनिया एक माया है, ठीक है। तो ये सब कैसे आ रहा है, ये सब सारा कुछ चेंज हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे आपका इकोनॉमी चेंज हो रहा है, जैसे जैसे आपका सोसाइटी चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका दर्शन चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका धर्म चेंज होगा। तो इन सब चीजों को भी समझेंगे काफी बढ़िया से, है ना, एक सीक्वेंस वाइज सब कुछ एक वन बाय वन करके समझते जाएंगे कि कैसे पॉलिटिकल सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, कैसे सोसाइटी आ रहा है, सोसाइटी अपने पावर को कैसे डिस्चार्ज कर रहा है, सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पावर को मजबूत करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसी में बीच बीच में हम लोग को मन करेगा तो हम लोग कार्ल मार्क्स से भी सोशलिज्म वाला भी हम लोग तुलना करा लेंगे, ठीक है, मेटलिज्म वाला भी हम लोग तुलना करा लेंगे कि कैसे समाज आगे बढ़ता है, इन सब सारी चीजों को। बौद्ध और जैन धर्मों का विकास, ठीक है। रिलीजन का डेवलपमेंट कहाँ होगा, रिलीजन का डेवलपमेंट वहीं पे होगा ना जहाँ पे एक साम्राज्य रहेगा, ठीक है, जहाँ पे एक साम्राज्य रहेगा, जहाँ पे सब कुछ हो, सुख सुविधा हो, वहीं पर रिलीजन का डेवलपमेंट होगा ना। अब एक जंगल में आप पड़े हुए हैं, कोई है ही नहीं, ना आप किसी से बात कर रहे हैं, ना कोई आपकी बात सुन रहा है, तो क्या मतलब, अपना जीवन जो जी रहे हैं, सरप्लस हो जाएगा, ठीक है। तो सरप्लस हो, अब जैसे देखिए जैन, बौद्ध और जैन धर्मों का विकास, बौद्ध और जैन धर्मों का विकास ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बस केवल दो ही धर्म का विकास हो रहा है। सभ्यता का जब विकास हो रहा है, एक साम्राज्य की जब स्थापना हो रही है, तो उस समय कम से कम 62 धार्मिक संप्रदाय ज्ञात थे, कब, 600 ईस्वी के आसपास, ठीक है। अब उसी में कुछ संप्रदाय है और कुछ धर्म के रूप में आ रहा है, यानी कि बौद्ध और जैन धर्म का उस समय डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि एक हो रहा है, हर किसी जहां पे भी ऑप्शन है, विकल्प है, वहां पे धर्मों का विकास हो रहा है। और शिक्षा केंद्र की स्थापना भी होगी, सारनाथ, तक्षशिला, नालंदा शिक्षा केंद्र की स्थापना होगी। जैसे तक्षशिला किसके अंडर में रहेगा, एक तरीके से सिंधु वाला एरिया में रहेगा। सारनाथ और नालंदा जैसे शिक्षा कहाँ पे रहेगा, गंगा के एरिया में रहेगा। तो इस टाइप से, है ना, एक तरीके से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, कैसे में, राइज करने में, शिक्षा केंद्र, एजुकेशन सेंटर की स्थापना वगैरह करने में। उसके बाद बहुत बड़े बड़े शहर भी आएंगे। कैसे शहर आएंगे, अब पाटलिपुत्र आएगा, यानी कि पाटलिपुत्र, वाराणसी, प्रयाग, आगरा, दिल्ली, मुल्तान, लाहौर, है ना, जैसे बड़े नगरों की स्थापना भी होगा। अब जैसे आप खुद ही देख रहे होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद तो थोड़ा सा बीच में गैप रहा, है ना, गैप ऐसे नहीं रहा था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, गैप कोई थोड़ी होता है, सभ्यता में कोई गैप होता है क्या, नहीं होता है ना। सभ्यता एक बार आ गया, है ना, मानव के एक बार आगमन हो गया, धरती पे पदार्पण हो गया, तो कहीं ना कहीं चीजें चल ही रहा है। कई बार क्या होता है, अर्बनाइजेशन के रूप में काफी बड़े रूप में ले लेता है, और कई बार क्या होता है, सभ्यता के विनाश का मतलब ये नहीं होता कि सभ्यता खत्म हुई होगी। सभ्यता के विनाश का मतलब है कि सभ्यता जो है अपने आप को मिनिमाइज कर लिया और अर्बन सिस्टम से क्या हो गया, रूरल सिस्टम में आ गया। अदरवाइज सभ्यता चलती ही रहती है। अगर ऐसा नहीं होता है
तो जो महिलाएं आज के डेट में लिपस्टिक का प्रयोग करती हैं, ये लिपस्टिक कहाँ से आया था? हम और आप थोड़ी लाए हैं, ये सब सिंधु सभ्यता के लोग अपना यूज करते थे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो आप जो बुल देखते हैं, ठीक है, बुल को जो पूजा करने का कॉन्सेप्ट है, ये सब कहाँ से है? यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही है। उसको आज भी हम लोग कैरी ऑन कर रहे हैं। इसका मतलब कि सभ्यता का नाश और विनाश नहीं होता, सभ्यता का छोटा और बड़ा होता है, अपने आप को मिनिमाइज कर लेता है कई बार सभ्यता। ठीक है, तो रिसोर्सेज के हिसाब से करता है, जरूरत के हिसाब से करता है, बहुत सारी चीजें रहती है इसमें। तो वही चीज देखना है। तो जब ये होगा, सिंधु और गंगा के मैदान जैसे एरिया बनेगा, एक अच्छा एक अनुकूल परिस्थिति बनेगी, एक अनुकूल माहौल बनेगा, तो उसमें क्या होगा? बड़े बड़े शहरों का भी निर्माण होगा। ठीक है, अब बड़े शहरों के पीछे कितने गांव का एक हाथ होता है, एक बड़े शहर को बनने के लिए कितने पीछे उसके पीछे कितने छोटे छोटे गांव का हाथ होता है, ये आप हम लोग ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि एक शहर को चलाने के लिए पीछे से, जैसे दिल्ली है, एक एग्जांपल देखिए, आज के डेट में दिल्ली है, आज के डेट में देखिए दिल्ली में जितना है 2 करोड़ 3 करोड़ जो पॉपुलेशन है, इस ये पॉपुलेशन क्या हम इसका जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अनाज खा रहे हैं, ठीक है, गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, बहुत सारे है ना मोटे अनाज खा रहे हैं। इसका प्रोडक्शन क्या दिल्ली वासी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, यानी कि निश्चित रूप से दिल्ली के आसपास बहुत सारे गांव है जहां से वहां प्रोडक्शन हो रहा है, और वो प्रोडक्शन क्या हो रहा है कि शहर में आ रहा है। यानी कि गांव में सरप्लस प्रोडक्शन होगा तभी तो शहर में आएगा। तो यानी कि कोई ऐसा गांव है, मेरठ हो गया, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, और भी ऐसे गांव हैं जहां से सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, और वहां पे प्रोडक्शन इतना हो रहा है कि वहां के लोगों के लिए सफिशियंट है, देन वो सरप्लस कर रहे हैं शहर में। एक गांव के बनने के पीछे बहुत सारे क्या रहते हैं, एक शहर को बनने के पीछे बहुत सारे गांव का योगदान रहता है। तो जब बहुत सारे गांव आप देखेंगे, आप नवपाषाण काल से ही देखेंगे, ठीक है, नवपाषाण काल से ही देखेंगे, धीरे 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 इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा, और धीरे धीरे बहुत सारे गांव का निर्माण होगा। तो वो गांव जो है कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, शहर को है ना बूस्ट कर रहे हैं, शहरीकरण के लिए बूस्ट कर रहे हैं, यानी कि अपने यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं और शहर में उसको बेच रहे हैं, एक तरीके से चयन हो गया ये। ठीक है, तो वही तो उसी कंडीशन में क्या होगा, कुछ कुछ बड़े बड़े शहर का निर्माण होगा। अब शहर का निर्माण के लिए ऐसा ही नहीं है कि केवल सरप्लस प्रोडक्शन कर दिया वो शहर हो गया। शहर के निर्माण के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है, ठीक है, मनी एक्सचेंज का सिस्टम चाहिए होता है, एक पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, एक सोसाइटी होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो उसकी हम लोग चर्चा कभी करेंगे, जब करेंगे तो पाटलिपुत्र, बनारस, प्रयाग, आगरा, दिल्ली, मुल्तान, लाहौर, ये सब बड़े बड़े नगरों की स्थापना हुई। तो हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली में ही हम लोग पढ़ लेंगे कि बड़े नगरों की स्थापना के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे बनता है। तो ये सब किसका देन है? इन सब चीजों का देन है सिंधु और गंगा के मैदान। तो ये सब इतिहास में भी आता है सब। ठीक है, कोई भी नगर देखेंगे, कोई अभी नगर चल रहा है किसी शासक के समय में, और किसी जब दूसरा शासक आ गया तो जो है नगर खत्म हो गया, राइट, वो नगर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर एक दूसरा जो है नगर के रूप में आता है, बड़ा बड़ा नगर के रूप में आता है। इसी तरीके से सारे आप कॉन्सेप्ट देखते चलेंगे। उसी तरीके से सतलज और यमुना नदियों के मध्य का क्षेत्र, यानी कि ये हम लोग ज्योग्राफी के हिसाब से क्या, शिवालिक पहाड़ियों से कुरुक्षेत्र और राजपूताना तक। अब सतलज यमुना नदियों के मध्य का क्षेत्र जो है ना, महाभारत यहाँ पे हुआ, पानीपत की लड़ाई हुआ। ठीक है, महाभारत तो ऐतिहासिक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पानीपत की लड़ाई हुआ, महाभारत को भी एक तरीके से छोटा रूप में देख सकते हैं आप लोग। ईसा पूर्व 5वीं सदी में इतिहास के जनक हेरोडोटस ने कहा, क्या कहा, हमारे ज्ञात राष्ट्रों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, भारत की। ये कहीं क्वेश्चन प्री में आ जाए। तो जैसे अभी हम लोगों ने सिंधु और गंगा के बारे में पढ़ा, उसी तरीके से सतलज यमुना नदियों के मध्य का क्षेत्र है, वहां पे भी कुछ कुछ साम्राज्य बनेंगे, वहां पे साम्राज्य बनेंगे, वहां की अपनी विशेषता होगी, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। अब थोड़ा सा सोर्सेज है, ठीक है, स्रोत चाहे तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से जो हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो दक्कन वाले एरिया को देख सकते हैं, मालाबार हो गया, कोंकण तट, ये सब देखे, तो वहां पे जो नदियां हैं, ठीक है, वहां पे जो नदियां हैं, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया, तो वहां पे भी बड़े बड़े साम्राज्य बने हैं। ठीक है, शुरू से ही साम्राज्य बनते रहे, साम्राज्य बनने की जहाँ पे अनुकूल परिस्थितियां रहेगा वहां साम्राज्य बनेगा, और जहां पर नहीं रहेगा वहां पे नहीं बनेगा, यही सब। यानी कि ज्योग्राफी एक रीजन होता है, ठीक है, ज्योग्राफी एक कारण हो जाता है। ठीक है, इतिहास कैसे रहेगा, शासक का निर्माण कैसे होगा, सभ्यता का निर्माण कैसे होगा, संस्कृति का निर्माण कैसे होगा, इसमें ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान देना है, इस चीज को ध्यान में रखना है कि ज्योग्राफी एक रीजन है, जहां पे भी मौका है उसको समझना है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं एक नया टॉपिक, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, सोर्सेज तो हम लोग पढ़ेंगे ही ना। अब जैसे सोर्सेज का मतलब क्या हुआ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या हुआ था, आप अपने आप को रात को सो के और सोच सोच के तो नहीं कर सकते कि ये हुआ होगा वो हुआ होगा। ठीक है, और अगर ऐसा पढ़ भी ले रहा है तो कुछ कुछ एक दो चीजें तो आपको सही से मिलना चाहिए, जिसके थ्रू जिसके बेस पे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो कुछ वही चीजें कैसे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को, प्राचीन भारत के बारे में जब आप जानेंगे तो पता चलेगा आप कैसे पढ़ेंगे किसी चीज को। तो उसी तरीके से चीजों को देखना बहुत क्लिष्ट नहीं है, आसानी है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को है ना किस रूप में देखेंगे, 4 तरीके से आप लोग देखिए। एक हो गया धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ यानी कि
धर्म ग्रंथ यानी कि आपका वेद वगैरह जो हो गए। एक हो गया ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ, यानी कि हिस्टोरिकल ग्रंथ भी कुछ हो जाता है। कुछ हो जाता है विदेशियों के विवरण। विदेशियों के विवरण मतलब अभी आप देखे थे, क्या देखे थे, बाहर से आ रहा है सब, खैबर गोमल दर्रे से सब आ रहा है, तो उनके साथ साथ कुछ और भी तो आ रहे हैं। और जो लोग आते हैं तो क्या होता है, जो कोर्ट होता है ना, यानी कि एक राजा हुआ, तो राजा अपने साथ दो चार लोगों को तो लेके घूमता ही घूमता है। क्यों घूमता है, थोड़ा सा उनका डिस्क्रिप्शन रहे, थोड़ा सा उनका विवरण लिख दिए ना, तो यही हो गया विदेशियों के विवरण। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं अपने तरीके से लिखते भी रहते हैं, तो विदेशियों के विवरण। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये सब सोर्सेज हो गए ना, क्या हो गए, स्रोत हो गए। अब एक एक करके हम लोग इसमें पढ़ेंगे, और इसी को पढ़ने में कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेगा और कुछ आपको फैक्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो फैक्ट जो मिलेंगे उसको आप लोग याद करते जाएंगे, और जो कॉन्सेप्ट मिलेंगे वो आपको प्री में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा। चलिए देखिए, ऐसे कुछ है ना, बहुत टफ नहीं है। धर्म ग्रंथ में क्या होता है, एक समझ लिए धार्मिक ग्रंथ कौन कौन सा होता है। तो धार्मिक ग्रंथ अपने आराम से समझ सकते हैं। धार्मिक ग्रंथ में क्या होता है, वेद हो गया, वेद धार्मिक ग्रंथ हो गया, आपका बौद्ध ग्रंथ हो गया, जैन ग्रंथ हो गया, सब क्या हो गया, सब धार्मिक ग्रंथ होगा। और उसी तरीके से कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया। ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे कैसे, आपने कोई किताब लिखी जाए तो ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया। यदि आप रिलीजियस बुक लिख दिए तो रिलीजियस हो गया, रिलीजन के रिगार्डिंग है तो रिलीजियस हो गया, और नहीं तो फिर क्या हो गया, ऐतिहासिक या समसामयिक ग्रंथ हो गए, कोई भी लिख सकता है। विदेशियों के विवरण हम लोग देखेंगे, पुरातत्व संबंध से, यानी कि 4 कैटेगरी में आप इसको सोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं। और अगर कुछ ऐसा मन करता है ना, कि 5वां कैटेगरी भी कुछ है, 6ठा कैटेगरी भी है, तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है, इसका पर्पस क्या है कि आप इतिहास को कैसे पढ़ेंगे, आपके पास कुछ होना चाहिए। अब प्रेजेंट में तो अब अभी नहीं है कि आपको अपने पिताजी का इतिहास लिखना है, तो आप जी ही लिए, है ना, जी रहे हैं, तो आपको पता है, सब अपने दिमाग से लिख दिए। तो ये सब भी वैसे ही करते थे, है ना, यहाँ के जो लोग थे वो भी ऐसे ही करते थे, अपने हिसाब से जैसे समझ में आया लिखते गए। लेकिन आपको क्या करना है कि इसमें से जो फैक्ट्स रहता है वो इंटरप्रेट करना है कि क्या होना चाहिए, क्या सही होगा, क्या गलत हो, लॉजिक लगाना है, तर्क लगाना है, तर्क लगाकर अपने हिसाब से देखिएगा क्या है। धर्म ग्रंथ में क्या हो गया, सबसे पहले आप लोग देखिए ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। इसमें कुछ कुछ फैक्ट्स भी आएंगे, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी आएंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि, है ना, फैक्ट्स को भी कॉन्सेप्ट में बदल देना होता है, या कई बार कॉन्सेप्ट भी फैक्चुअल बन जाते हैं। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ क्या होता है, वैदिक धर्म ग्रंथ और ब्राह्मण धर्म ग्रंथ दोनों एक ही चीज हुआ। अगर कहीं क्वेश्चन आए वैदिक धर्म ग्रंथ और ब्राह्मण धर्म ग्रंथ क्या हुआ, तो दोनों एक ही चीज हुआ है। तो वैदिक धर्म ग्रंथ को ब्राह्मण धर्म भी कहा जाता है, दोनों सेम चीज हुआ। क्या हुआ ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, वेद, ठीक है। वेद शब्द का अर्थ कई बार क्वेश्चन आया है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, महत ज्ञान, ठीक है। महत ज्ञान अर्थात पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान। वेद मतलब क्या हुआ, स्पिरिचुअल नॉलेज हो गया, सेक्रेट नॉलेज हो गया, ठीक है। यानी कि वेद के बारे में अगर आप जान रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ आप क्या कर रहे हैं, पवित्र नॉलेज ले रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि दो तरीके से इसे ही समझ में आ रहा होगा, वेद के संदर्भ में ही समझ में आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ नॉलेज ऐसा है, ठीक है, वेद में कुछ ऐसा चीज लिखा हुआ है जो कहीं ना कहीं सेक्रेट है। सेक्रेट मतलब नहीं होता पवित्र, पवित्र चीज, यानी कि रिलीजन से रिलेटेड है कुछ ना कुछ चीजें। हालांकि ऐसा नहीं, हिस्टोरिकल भी है, वेद में बहुत सारी चीजें हिस्टोरिकल भी रहेगा, लेकिन रिलीजन से रिलेटेड भी बहुत सारे कुछ रहेगा, ठीक है। तुलना कर लीजिए आप, जैसे चाणक्य का लिखा हुआ, कौटिल्य का लिखा हुआ क्या हुआ, एक अर्थशास्त्र हो गया। एक चाणक्य, एक कौटिल्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र हो गया। तो इसमें इसमें चाणक्य या कौटिल्य बहुत ज्यादा रिलीजन की चर्चा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा धर्म की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि धार्मिक किताब नहीं है, ठीक है। क्या है ये, पॉलिटिकल बुक है, ये पॉलिटिकल बुक है, यानी कि राजा को कैसे रहना चाहिए, ठीक है, राजा का जो सप्तांग सिद्धांत है वो क्या होना चाहिए, जिसे पॉलिटिकल बुक है, ठीक है, जो चाणक्य लिखे हैं या जो कौटिल्य लिखे हैं। लेकिन ये जो रहेगा यहाँ पे, जो वेद, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो वेद रहेंगे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीजियस टच रहेगा और रिलीजन का बुक रहेगा। अब क्या है ये वेद, आर्यों के विषय में, क्या, आर्यों, ठीक है, आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी। अब ये आर्यन कौन थे उसके विषय में क्या करेगा, जानकारी देगा वेद। अपौरुषेय इसको कहा जाता है। अपौरुषेय मतलब क्या है, देवकृत, यानी कि ये माना जाता है कि वेद जो लिखा है कोई मानव नहीं लिखा है, देव के यानी कि गॉड के द्वारा लिखा हुआ है, इस तरीके से माना जाता है। अगर कोई आए कि कौन सा, है ना, बुक जो है अपौरुषेय कहा जाता है या देवकृत कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, वेद को कहा जाता है अपौरुषेय या देवकृत। कुल संख्या वेद की कितनी है पता ही है आपको, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। वेद की कुल संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन सा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तीन चारों के वेद के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, है ना, कौन किससे रिगार्डिंग है, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है। एक चीज और समझ लीजिएगा, ऋग्वेद जो है ये ऋग्वैदिक काल के लिए है। ऋग्वेद क्या है, ऋग्वैदिक काल के लिए है, और बाकी जो तीनों वेद है वो उत्तरवैदिक काल के लिए है।
ऋग्वेद जो है ऋग्वैदिक काल के लिए है, और बाकी जो तीनों है ये उत्तर वैदिक काल के हैं। तो यदि यदि कहीं क्वेश्चंस भी आए तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ऋग्वेद काल के लिए कौन सा एक ग्रंथ है, तो ऋग्वेद है, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल के लिए कौन सा ग्रंथ है, तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तीनों किसके लिए है, उत्तर वैदिक काल के लिए है। तो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वेदों की कुल संख्या कितना हुआ, 4 हुआ। 4 में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तब ऋग्वेद में क्या होगा, कुछ तो होना ही चाहिए। तो सिंपल सी बात देखिए ना, आर्य आर्य लोग कब से कब थे, आर्य लोग का टाइम कब से कब था, या ऋग्वैदिक काल का टाइम कब से कब था। ऋग्वैदिक का टाइम कब से कब था, 1500, मान लीजिए 1500 से लेकर 1000 बीसी, 1500 से 1000 बीसी था ऋग्वैदिक काल का टाइम। तो इसका मतलब ये होगा कि इस टाइम पीरियड के बारे में नॉलेज देगा कौन, ऋग्वेद देगा, क्योंकि बुक ही एक है, बुक ही एक है ना। तो घूम फिर कर अगर आपको ऋग्वैदिक काल के बारे में कुछ पढ़ना है तो आपको ऋग्वेद के बारे में ही पढ़ना होगा। ऋग्वेद में जो जो कुछ लिखा हुआ उसी को आपको इंटरप्रेट करना होगा, और तो कोई बुक ही नहीं है। लेकिन वेद ऐसा नहीं कि बस केवल वेद है, इसके साथ और भी कुछ सब्सिडरी बुक भी रहते हैं। तो अभी चीजों को सबको एक एक करके देखेंगे। हालांकि ऋग्वैदिक काल तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग ऋग्वैदिक काल नहीं पढ़ रहे, अभी तो हम लोग बुक के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या है इस बुक में, ठीक है। ऋग्वेद, ऋग्वेद क्या है, एज ए बुक, ठीक है, क्या है, एज ए रिलीजियस बुक। तो चारों वेदों में अगर पूछे तो सर्वाधिक प्राचीन वेद, ठीक है, कौन सा होगा, ऋग्वेद होगा। चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद। और आर्यों की पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के विषय में जानकारी देता है, ठीक है। आर्यों की जो पॉलिटिकल सिस्टम है ऋग्वैदिक काल की खास करके, तो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के विषय में क्या जानकारी देगा, ऋग्वेद देगा। कैसे है ये, ऋचाओं में बद्ध है। ऋचा होता है ना, जो ऋचा एक तरीके से श्लोक कहते हैं, तो ऋचाओं में बद्ध है ये, ठीक है। वैसे नहीं है कि कहानी रूप में, ऐसे पूरा का पूरा जैसे पढ़ते हैं ना कि एक कहानी के रूप में पढ़ते हैं कि एक किसान आया था, उनकी 2 बेटियां थी, जंगल में गए, तो उस तरीके से नहीं, ऋचाओं में बद्ध है, यानी कि आपको श्लोक के रूप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऋग्वेद पढ़ने के लिए आपको श्लोक टाइप से पढ़ना पड़ेगा। कितने मंडल है, टोटल 10 मंडल है। कई बार क्वेश्चन आता है कितने मंडल, 10 मंडल है और 1028 सूक्त है, ठीक है। 10 मंडल को 1028 सूक्त में डिवाइड किया गया है। और सबसे जो है प्राचीन कौन सा है, तो प्राचीन ऐसा नहीं कि पहला जो है प्राचीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन इससे कई बार आ चुका है, ठीक है। दूसरा और सातवां जो मंडल है, दूसरा और सातवां मंडल है ना, उसकी ऋचाएं जो है क्या है, सर्वाधिक प्राचीन है, पहला नहीं है, दूसरा और सातवां ध्यान में रखना है। दूसरा और सातवां मंडल जो सर्वाधिक प्राचीन है, इंपॉर्टेंट है ये। और सबसे अंत में जोड़ा गया, यानी कि जो लेटेस्ट जोड़ा था, जो बाद में जोड़ा था, वो कौन सा है, पहला और 10वां। तो ध्यान में रखना है, जो अंत है वो अंत और फर्स्ट है। अगर कहीं क्वेश्चन आए तो ध्यान में रखना है कि लास्ट में कौन जुड़ा है, तो फर्स्ट और लास्ट, यानी कि पहला और 10वां जो है वही अंत में जोड़ा गया, यानी कि पहला और 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया। और एक ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, खील वाला, ठीक है। 8वें मंडल में जो है लिखा हुआ कैसे, हाथ से लिखा हुआ प्रति है। 8वां मंडल में जो प्रति लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ, हस्तलिखित प्रतियां हैं। तो इसके परिशिष्ट को क्या कहा जाता है, खील कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। तो ये सब है ना इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि तीनों जो है, ये तीनों तीनों लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली बात तो ये देखना है कि ऋचाओं में बद्ध है, आर्यों के बारे में, आर्यों के पॉलिटिकल नॉलेज के बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है। और दूसरा और 7वें मंडल की ऋचा सर्वाधिक प्राचीन है। पहला और 10वां मंडल जो है अंत में जोड़ा गया है, यानी कि लास्ट में जोड़ा गया, तो लास्ट में लास्ट 10वां मंडल, और लास्ट के साथ फर्स्ट भी कर देंगे तो प्रथम मंडल हो जाएगा। और 8वें मंडल में जो हस्तलिखित प्रतियां है उसके परिशिष्ट को क्या कहा जाता है, खिल कहा गया है, ठीक है। बस ज्यादा मत देखिए, थोड़ा थोड़ा देखिए। सामवेद क्या है, सामवेद का संबंध, साम मतलब क्या होता है, साम का अर्थ होता है गान, ठीक है, गान। साम का अर्थ क्या होता है, गान। तो सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था, यानी कि सामवेद में जो मंत्र है वो बेसिकली क्या है, गॉड के समय उसको गाया जाता था, इसीलिए सामवेद नाम पड़ा है। टोटल 1549 ऋचा है, जिनमें 75 के अतिरिक्त शेष जो है ऋग्वेद से ली गई है। इन ऋचाओं का गान सोम यज्ञ के समय उद्गात्र द्वारा किया जाता था, ठीक है। अब उद्गात्र वगैरह कौन, सब थोड़ा सा हम लोग फैक्चुअल देख लेंगे, पौत्र, उद्गात्र, ठीक है, अर्धवीर, ये सब कौन सा है हम लोग देख लेंगे। लेकिन एक तरीके से क्या हो गया, पुरोहित हो गए, ठीक है। क्या हो गए, ये पुरोहित हो गए, पुरोहित हो गए। इन ऋचाओं का गान सोम यज्ञ के समय उद्गात्र द्वारा किया जाता है। सामवेद की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, ठीक है, कौथमीय है, जैमिनीय है, रामायण है, ये सब क्या है, सब फैक्ट्स है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी देख सकते हैं कजरा के रूप में। लेकिन ध्यान ये देखना है कि भारतीय संगीत में सामवेद का महत्वपूर्ण योगदान है। तो अगर पूछा कि आर्यों के पॉलिटिकल नॉलेज के कहाँ से मिल रहा है नॉलेज, तो ऋग्वेद से मिल रहा है। और ऋग्वैदिक पीरियड में है ना, ऋग्वैदिक मतलब आर्यन के संदर्भ में, यानी कि वैदिक पीरियड में है ना, सामवेद का संदर्भ किससे है, तो गान से है। तो संगीत वगैरह का जो डेवलपमेंट होगा कहाँ से होगा, सामवेद से डेवलपमेंट होगा संगीत वगैरह का।
उसी तरीके से यजुर्वेद का कॉन्सेप्ट क्या है, यजुष का शब्द क्या होता है, यज्ञ। यजुष शब्द का अर्थ क्या हुआ, यज्ञ। तो महर्षि पतंजलि द्वारा उल्लेखित, महर्षि पतंजलि ल होगा, महर्षि पतंजलि द्वारा उल्लेखित यजुर्वेद की 101 शाखाओं में इस समय मात्र 5 शेष है। यानी कि पतंजलि जो बोले हैं, पतंजलि के हिसाब से 101 ब्रांचेस थे किसके, यजुर्वेद के, लेकिन आज के डेट में कहा जाए तो 5 ब्रांच है। अब 5 में जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद की 4 है और शुक्ल यजुर्वेद की 1 है। ठीक है, तो वही है। और यजुर्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करता था, कौन करता था, अर्धवीव नामक पुरोहित करता था। ठीक है, तो ऋग्वेद के लिए होत्र हो गया, सामवेद के लिए उद्गात्र हो गया और यजुर्वेद के लिए अर्धवीव हो गया। ठीक है, अनेक प्रकार के यज्ञों को संपन्न कराने की विधियों को उल्लेख, तो क्वेश्चन बेसिकली यही आएगा कि यज्ञों को संपन्न कराने की विधियों का जो उल्लेख है किस वेद में है, ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, सामवेद में, अथर्ववेद में है। तो ध्यान देना है, सामवेद किससे था, संगीत के रिगार्डिंग था। यजुर्वेद किससे है, यज्ञों को संपन्न कराने की विधि है, यानी कि कोई यदि यज्ञ हो रहा है, यज्ञ उस समय बहुत चलता था, हम लोग ऋग्वेदिक काल में पढ़ेंगे, सारा काम यज्ञ से ही हो रहा है। ठीक है, तो यज्ञ को जो संपन्न कराने की विधियां, कैसे यज्ञ होगा, ठीक है, क्या उसका प्रोसीजर होगा, कैसे उसको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, जब हम लोग रिलीजन में पढ़ेंगे, रिलीजन में पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको, वैदिक काल के रिलीजन में तो और भी मजा आते हैं पढ़ने में, कैसे कैसे चीजें चेंज हो रही है सोसाइटी में। तो यज्ञों को संपन्न करने की विधियों का उल्लेख किस में रहेगा, यजुर्वेद में। अभी तो थोड़ा सा हम लोग फैक्चुअली बहुत सारा देख रहे हैं। और कृष्ण यजुर्वेद 2 हम लोग पढ़े, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में 5 रहेंगे, तो 5 कौन कौन सा रहेंगे, काठक, कपिस्टल, मैत्रानी और तैतरीय, ये 4 उपनिषद रहेंगे, ये 4 ये रहेंगे, शाखा रहेंगे यजुर्वेद के, ये सब कृष्ण यजुर्वेद के रहेंगे। और जो 5वां रहेगा वाजस नहीं, ये शुक्ल यजुर्वेद का रहेगा। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि यजुर्वेद की कितने शाखाएं, ये शाखाएं कृष्ण किस वेद का है, यजुर्वेद का है, सामवेद का है, तो इस तरीके से आता है। उसी तरीके से चौथा एक रहेगा अथर्ववेद। अथर्ववेद किसके द्वारा, अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया है ना। अध्याय वगैरह तो इसमें नहीं पूछता है, लेकिन सब्जेक्ट इसमें पूछता है, सब्जेक्ट थोड़ा सा याद रखना है। क्या है बेसिकली इसमें, तो मेडिसिन के लिए, ठीक है, औषधि प्रयोग और रोग निवारण, जंत्र मंत्र और टोना टोटका, मतलब ये सब देखिए जो आपके यहाँ थोड़ा सा, जो आपके यहाँ ये सब जो चलता है ना, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा जो डेवलपमेंट हुआ, एक तो मेडिसिन वगैरह का, और जो थोड़ा सा तंत्र मंत्र का जो डेवलपमेंट हुआ आपके सोसाइटी में, तो इसका बेस कहाँ से बना है, ये सब अथर्ववेद से बना है। ठीक है, तो वही है जंत्र मंत्र, टोना टोटका आप जो देखते हैं ना कई बार समाज में, सोसाइटी वगैरह में भी, ये मंत्र जो आपको टोना टोटका वो सब जो कर रहे हैं, उसका बेस कहाँ से, अथर्ववेद से ही है। ठीक है, कौन लिखे इसको, अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया है। और इनके 2 शाखाएं, अथर्ववेद को 2 शाखाएं कौन कौन सा है, पिपलाद और शौनक है। ब्रांचेस कई बार पूछ देता है। ठीक है, पिपलाद शौनक है। अब देखिए बेसिकली जो कॉन्सेप्ट समझना था, क्या समझना था, वेद आप लोगों ने समझ लिया, चारों वेद के 4 विशेषता हो गई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या हो गया, आपको आर्यों के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में नॉलेज मिल रहा है। ठीक है, और सामवेद क्या हो गया, सामवेद जो है गाना गाया था, यानी यज्ञों के समय में जो गाना गाया था, ठीक है, गान का या संगीत वगैरह का जो डेवलपमेंट हुआ है सामवेद से हुआ। उसी तरीके से यज्ञों को संपन्न कराने की जो विधियां है, जो मेथड्स हैं, किस विधि से यज्ञ संपन्न हो गए, किसके लिए है, यजुर्वेद के लिए है। और मेडिसिन का नॉलेज हो गया या तंत्र मंत्र हो गया, टोना टोटका हो गया, इसके लिए क्या है, अथर्ववेद है। तो बहुत सारा ऐसा नहीं पूछेगा कि चैप्टर वगैरह क्या है, इतना तो नहीं पूछेगा, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में पूछ सकता है कि कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट वगैरह क्या है। और बाकी चीज अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये 4 वेद के बाद बहुत सारी चीजें, ठीक है, तो ब्राह्मण क्या होता है ये सब हम लोग देखेंगे, सबके अपने में ब्राह्मण भी है ना। और ये सब चीजें हम लोग करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम हो गया है करीब करीब। तो ऑनलाइन क्लासेज इसलिए ज्यादा क्लास नहीं लेंगे, लेकिन अभी देखेंगे ये सब कि ये सब कैसे बढ़ेगा। वेद, वेद के बाद ब्राह्मण आएगा, ब्राह्मण के बाद आरण्यक आएगा, आरण्य के बाद फाइनल अब जाकर इसको कहाँ एंड करेंगे, उपनिषद पर एंड करेंगे। तो जब उपनिषद आप लोग देख लेंगे तो यहाँ तक हो गया पूरा आपका वैदिक, है ना, या फिर ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। उसके बाद अलग रिलीजन में भी जाएंगे, यानी कि बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है, जैन धर्म ग्रंथ कौन सा। तो ये सब क्या है, ये सब आपका एंशिएंट इंडिया के हिस्टोरिकल सोर्स है। ठीक है, तो इसी को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे। अब इतिहास एक दिन में तो कंप्लीट होगा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, तो कम से कम इतना तो आज समझ गए कि वेद क्या है ना। वेद के चारों वेद का अलग अलग स्ट्रक्चर आप लोग समझ गए। अब वेद के असिस्ट करने के लिए बहुत सारे बुक्स लिखे गए हैं, उसको हम लोग कल या फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ब्राह्मण, आरण्य के सब हम लोग पढ़ेंगे, राइट, ये सब हो गया। और उसके बाद एक हम लोगों ने क्या देखा, ज्योग्राफिकल चीजें देखा कि ज्योग्राफी कैसे हिस्ट्री को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसा ज्योग्राफी रहेगा उसके तरीके से हिस्ट्री बनेगा। और 4 पार्ट में हम लोगों ने ज्योग्राफिकल रीजन को देखा। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाते रहिए, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच क्लास के लिए।